हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कर्नाटक का युद्ध जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था, हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध देखेंगे और किस प्रकार इस युद्ध में फ्रांसीसी यहाँ से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो ये इस टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। और ये हमारा ये मॉडर्न इंडिया का यानी कि आधुनिक भारत का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें कि हम लोग पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी और डेनिश, ये 4 कंपनी हम लोगों ने देख चुका है। उसका लिंक उसका वो वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वास्को डी गामा वगैरह सब 1498 में क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं आया, बाद क्यों नहीं आया, सारा डिटेल। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कर्नाटक युद्ध में देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण हुआ। तो कर्नाटक युद्ध वो भी 3 युद्ध क्यों हुआ, 4 युद्ध क्यों नहीं हुआ, 2 युद्ध क्यों नहीं हुआ, तो ये भी एक कारण है। तो सबसे पहले हम लोग कर्नाटक युद्ध के कारण पर चर्चा करते हैं कि क्यों हुआ। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी दोनों व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। जैसे कि हमारे भारत में अभी भी बहुत सारी कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आकर के अपना व्यापार कर रही है, ठीक है। उसको सिर्फ अपने व्यापार से ही मतलब है। अब वो लोग अगर चाहे कि भारत में चुनाव है, हम लोग अपना अपना किसी एक पार्टी को समर्थन करें, तो इससे क्या होगा, क्या कि हमारे भारत में एक तरह से वो गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार जो भी वर्तमान में है या फिर इससे पहले भी 1947 के बाद से किसी भी कंपनी को जो भी धीरे धीरे अब तक जो आ रही है, तो सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, व्यापार करना और धन कमाना, ठीक है। तो अब सिर्फ उतना तक ही उद्देश्य है। लेकिन पहले कंपनी का क्या उद्देश्य था, जो अभी उद्देश्य है वो अगर पहले उद्देश्य होता तो इस तरह का युद्ध नहीं होता। लेकिन और हमारे ऊपर अंग्रेज भी इतना 200 साल तक शासन नहीं कर सकता। लेकिन युद्ध होने का क्या कारण हो गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार के उद्देश्य से ही आए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसका वो लोग यहाँ के शासक को देखते हुए, शासक की कमजोरी को देखते हुए, उन लोगों ने व्यापारिक तो था ही, व्यापारिक से उन्होंने राजनीतिक महत्व का, राजनीतिक में भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट जगाने लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कि हम सबको अपना स्वार्थ देखने लगे। क्या कि अगर मैं अपने इस शासक को बनाऊंगा तो ये मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगे। ब्रिटिश ये सोच रहे थे क्या कि अगर हम इससे बनाएंगे तो ये मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगे, कम से कम चुंगी लगेगा, यानी टैक्स लगेगा। तो सभी कोई अपने अपने द्वारा चुने गए शासक को उस क्षेत्र का शासक बनाना चाहते थे। तो व्यापारिक उद्देश्य से राजनीतिक उद्देश्य में कैसे कैसे परिवर्तित हुआ, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। क्योंकि सभी कोई अपना हित चाहते थे, ठीक है। और ब्रिटिश भी हित चाहते थे और फ्रांसीसी भी हित चाहते थे, जो कि बिल्कुल गलत थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया कि अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, देखिए 3 युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुआ, जिसमें कि हमारा पहला और तीसरा युद्ध, जो उसका मूल कारण था, उसका वो यूरोपीय कारण था। उसका कारण भारत से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा कारण, जो दूसरा युद्ध था, तो उसका मूल कारण था भारत में जो शासक वर्ग के द्वारा, जैसा मैं आप लोगों को बताया क्या कि राजनीतिक शासक में उन लोगों को दिलचस्पी लेना कि इससे बनाना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुजफ्फर जंग और ये नासिर जंग, अनवरुद्दीन चंदा साहब, तो ये सब के भी बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहला जो कारण था इसका युद्ध होने का कारण, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमारे दक्षिण में, वो दक्षिणी गोलार्ध के आसपास है, जबकि ऑस्ट्रिया वो हमारे यूरोप के तरफ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, तो सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक युद्ध कहाँ पर हुआ, तो कोरोमंडल के तट पे हुआ था, ठीक है। कोरोमंडल के तट पर हुआ। तो ये कब हुआ युद्ध, तो 1746 से 48, यहाँ पे ये है, ये 1746 से 48 के बीच ये युद्ध हुआ। 2 वर्ष का युद्ध चला। ये कोरोमंडल तट है कहाँ, तो अगर मेरा भारत का मैप है तो इस जगह हमारा कोरोमंडल का तट है। अभी का अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको भारत के मैप में कर्नाटक आपको इस जगह दिखेगा, ठीक है, गोवा के नीचे। लेकिन उस समय का जो कर्नाटक था इधर नहीं होकर कर्नाटक इधर था, ठीक है, कर्नाटक इधर था। तो अभी का कर्नाटक चेंज हो गया है, इधर हो गया है। तो
ये इस कोरोमंडल के तट पर ही कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो देखिए ये पहला और तीसरा युद्ध का जो कारण था ये यूरोपीय कारण था, ठीक है, और दूसरा युद्ध जो ये स्थानीय कारण था। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध या तीसरा युद्ध का क्या कारण था, तो वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार मूल कारण था। और पूछ गया कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध का क्या कारण था, तो उसका स्थानीय कारण था, यानी कि भारतीय कारण था, ठीक है। अब देखिए पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48 हुआ, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, लेकिन ये युद्ध यूरोप में चल रहा था, लेकिन वो भारत में क्यों हुआ, भारत में ही क्यों हुआ, वो तो विदेश में चल रहा है। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए क्या कि आपका कोई दो दोस्त है, ठीक है, आप लोग किसी एक ही गांव से हैं, आप लोग कहीं पटना वगैरह सब या फिर दिल्ली कहीं भी रह रहे हैं, और आपका घर किसी गांव में है, और उस दोनों के पिताजी में, आपके और आपके दोस्त के पिताजी में यहाँ पे झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर आपके और उस दोनों के आपके दोस्त, आप दोनों दोस्त के किसी भी फैमिली में झगड़ा हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि आप में और आपके दोस्त में यहाँ से फ़ोन जाएगा कि हाँ उससे झगड़ा हुआ है, तो ऐसे सब बात है। तो आपको इसमें दिलचस्पी भी आएगी कि हाँ कैसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपको गुस्सा लगेगा ही कि इसके पिताजी मेरे पिताजी को ऐसे बोलें या फिर इस तरह से, तो ऑटोमेटिक है कि गुस्सा होगा ही। तो इस तरह से क्या हुआ, तो फिर आप लोग जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अगर वो कुछ बोले तो हम इसको बहुत मार मारेंगे, अगला भी सोच रहा है आपके बारे में कि ये कुछ बोले तो हम इसको बहुत मार मारेंगे। तो ये सब क्या आप दोनों के मन में है कि किसी तरह कुछ ना कुछ हो तो झगड़ा करेंगे। अब फिर भी अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो आप दोनों रास्ते में जा रहे हैं, आप जाएगा तो एक तरह से धक्का मार देगा, तो हो गया वो झगड़ा स्टार्ट। तो जस्ट वही हाल था हमारे भारत में भी, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसका मूल कारण था यूरोपीय कारण, ठीक है। तो यूरोपीय कारण था पहला का, ठीक है, पहला और तीसरा का। तो पहला युद्ध का देख रहे हैं 46 से 48, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। और जैसे ये यूरोप में हुआ, और फ्रांस वर्सेस स्पेन, ठीक है, फ्रांस वर्सेस स्पेन और ब्रिटिश दोनों साथ लड़ रहे थे, फ्रांस अकेले लड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। तो कैसे पड़ा, भारत पर पड़ा। अब भारत पर पड़ने के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, ठीक है, डुप्ले बहुत ही अच्छा गवर्नर था और बहुत ही दिमाग वाला था, बहुत ही तेज था। जैसे कि आप लोग 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, उसके द्वारा उसके लिए कहा गया था कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है ये, ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न, समझ लीजिए धरती से भी नहीं, स्वर्ग से उत्पन्न है। तो समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी रही होगी कि एक नॉर्मल क्लर्क से वो गवर्नर कैसे बन गया। तो हम लोग उसके भी बारे में देखेंगे। तो इसका मूल कारण क्या था, फ्रांस वर्सेस स्पेन और ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव भारत पर पड़ा, और फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे, तो मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त दोनों के घर में झगड़ा हो रहा है, आप लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे क्या कि हम उससे क्या झगड़ा करेंगे, घर का झगड़ा घर में ही रहे, बाहर क्यों करेंगे, बाहर करने से फिर हम लोग को ही हानि है। तो आप तो शांति चाह रहे हैं, लेकिन अगला तो शांति नहीं चाह रहा है, अगला तो सोच रहा है कि मिले तो हम इसको बहुत बार मारें, ठीक है। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो थे शांति चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज गवर्नर जो बर्नेट ने क्या किया कि उन्होंने पहले बहुत तरह का नुस्खा खोजा कि ये कुछ बोले तो हम इससे युद्ध करें, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर शांति चाह रहे थे, तो ऐसा कोई मौका वो नहीं दिए। तब एट लास्ट क्या कि उन्होंने फ्रांसीसी गवर्नर बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ पर हमला कर दिया, ठीक है, फ्रांसीसी जहाज़ पर हमला करके उसको डुबा दिया, ठीक है। अब डुबा दिया तो अब तो फिर युद्ध तो होना तय था, ठीक है। फिर इस जहाज़ को डुबाने के बाद क्या किया, फिर डुप्ले ने बदला लेने के लिए मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस पर भी फ्रांसीसी का अधिकार था, ठीक है, फ्रांसीसी वहाँ भी व्यापार करने के लिए गए थे, वहाँ भी उन्होंने अपनी सेना बना ली थी। तो मॉरिशस के गवर्नर लॉ बर्दुने को, ठीक है, लॉ बर्दुने को बुलाया और मद्रास की पूरा घेराबंदी की। उस समय मद्रास ब्रिटिश का एक मुख्य केंद्र था, ठीक है, मुख्य केंद्र था, और वहीं पर उसकी सेना सब रहती थी और भी बहुत सारा, ठीक है। और उन्होंने मद्रास की ही घेराबंदी कर ली, मद्रास की घेराबंदी कर ली। उसके बाद मद्रास की घेराबंदी करने के बाद फ्रांसीसी सेना ज़्यादा थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश डर गए। ब्रिटिश डरने के बाद जब ब्रिटिश डर गए, उस समय का स्थानीय शासक था अनवरुद्दीन से उन्होंने क्या किया, मदद मांगने के लिए आ गए, ठीक है, अनवरुद्दीन से मदद मांगने के लिए आए
फिर अनवरुद्दीन वहाँ का शासक था। अब देखा कि ब्रिटिश हमसे मदद मांग रहा है, जो एक अच्छी कंपनी है, तो कोई भी उसको फिर और फिर स्थानीय शासक का जिम्मेवारी भी होता है कि वो लोग इसका साथ दें। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश कंपनी का साथ किसने दिया? अनवरुद्दीन ने। अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा कि आप लोग युद्ध मत कीजिए, हम लोग सुलह करने का कोशिश करते हैं। अब रहा कि अब उसका जहाज डुबाया है तो गुस्सा तो रहेगा ही। डुप्ले उसकी बात को नहीं माना, डुप्ले नहीं माना उसकी बात को। फिर क्या हुआ? डुप्ले नहीं रुके और अंत में फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले ने अपने पूरा सेना के साथ ब्रिटिश गवर्नर मोर्स, ठीक है, मोर्स को पूरा घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। फिर डुप्ले ने मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया, बोला कि अब हम यहाँ अब हम रहेंगे। ठीक है, तो अब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप उस क्षेत्र के शासक की आप बात नहीं माने तो ये कहीं ना कहीं शासक की बेइज्जती है। ठीक है, तो बेइज्जती होने के बाद अब क्या था कि अब अनवरुद्दीन ने भी कहा कि अच्छा रुको, हम तुमको अपना दिखाते हैं ताकत। ठीक है, अब अनवरुद्दीन ने भी अपने बेटे महमूद खां को 10,000 सेना के साथ फ्रांसीसियों से लड़ाई करने के लिए भेजा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश महफूज खां इसे हरा नहीं सका। ठीक है, महफूज खां ने फ्रांसीसी को हरा नहीं सका, जिसके कारण ये युद्ध हार गया। ठीक है, जिसे कि सेंट थोमे का युद्ध कहा गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सेंट थोमे का युद्ध कहा गया। और ये सेंट थोमे कहाँ है? तो ये अडयार नदी के किनारे है। ठीक है, अडयार नदी के किनारे। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां और फ्रांसीसी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो सेंट थोमे का युद्ध हुआ। और ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये अडयार नदी के किनारे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी ये भी युद्ध जीत लिया। तो अब ब्रिटिश देखा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तब तक में वहाँ भी यूरोप में भी सुलह हो गया था। सुलह होने के बाद फिर एक संधि हुई 1748 में। ये संधि होने के बाद फिर क्या हुआ कि ये संधि जर्मनी में संपन्न हुई। ये संधि कौन सी थी? तो एक्स-ला-चैपल की संधि। ठीक है, एक्स-ला-चैपल की संधि थी। और यह एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत 1748 में यह युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास जो डुप्ले ने अधिकार किया था उसे वो ब्रिटिश को लौटा दिया। और डुप्ले की इस ख्याति को देख करके पूरा फ्रांस में डुप्ले जिंदाबाद होने लगा। तो इस तरह से फ्रांस और ये डुप्ले भी अपने आप को तो पूरा तोप समझने लगे। तो और वाजिब बात था कि उन्होंने तो जीत भी हासिल कर लिया था। और साथ साथ ब्रिटिश को हराने के साथ साथ उन्होंने वहाँ के शासक को भी हरा दिया, 10,000 सेना को। तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। तो इस तरह से मद्रास ने ब्रिटिश को मद्रास जो था ब्रिटिश को वापस कर दिया। अब उसके बाद अब एक कुछ समय तक चला। ठीक है, 1 साल के बाद फिर अब दोनों के मन में खोट तो है ही, आज न कल तो झगड़ा होना ही था। तो अब दूसरा कर्नाटक युद्ध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ? तो 49 से 54 हुआ था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 हुआ था। अब इसमें अब इन्होंने अब राजनीतिक क्षेत्र में अपना दिलचस्पी दिखाया। फिर फ्रांसीसी, मैंने आपको जो बताया कि सब कोई अपने द्वारा चुना गया शासक को नियुक्त करना चाहता था अपने सुविधा के लिए। तो उन्होंने हैदराबाद का शासक मुजफ्फरगंज को बनाना चाहता था, जबकि ब्रिटिश नासिरगंज को बनाना चाहता था। ये इसका पोता था। ठीक है, पोता। अब वो दादा को बनाना चाह रहा था फ्रांसीसी, लेकिन ब्रिटिश पोता को बनाना चाह रहा था। और कर्नाटक का नवाब चंदा साहब को बनाना चाह रहा था, लेकिन ब्रिटिश अनवरुद्दीन को बनाना चाह रहा था। तो लेकिन उस समय फ्रांसीसी युद्ध जीता हुआ था, तो फिर ब्रिटिश का कहीं दाल नहीं गल रहा था। तो फिर 1749 में चंदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर के एक अंबर का युद्ध किया। ठीक है, अंबर का युद्ध करने के बाद अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। ठीक है, अंबर का युद्ध करने के बाद अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। अनवरुद्दीन की हत्या होने के बाद फिर मुजफ्फरगंज को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया गया। ठीक है, मुजफ्फरगंज को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया गया। और साथ ही साथ चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों की स्थिति पूरा मजबूत हो गई। जिसे वो चाह रहे थे दोनों क्षेत्र में, वहाँ उन्होंने शासक अपने मनपसंद का नियुक्त कर दिया। और एक तरह से ब्रिटिश की स्थिति पूरा कमज़ोर हो गई। तो अब अंबर के युद्ध के बाद चंदा साहब ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ वो अपनी राजधानी बनाया? तो
अर्काट को, ठीक है, अर्काट को अपनी राजधानी बनाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्काट को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि 1749 में तो ये युद्ध हो ही गया। अब फिर इन्होंने बुस्सी के नेतृत्व में, ठीक है, गवर्नर एक बुस्सी था, फ्रांसीसी गवर्नर एक बुस्सी भी था, ठीक है, सहायक गवर्नर। तो उन्होंने बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना भी तैनात कर ली थी कि अगर ब्रिटिश अगर किसी तरह का भी अगर युद्ध करता है या फिर नवाब के द्वारा, तो उसे हम लोग देख लेंगे। और उन्होंने अपनी सेना एक तैनात कर ली थी। फिर ब्रिटिश की स्थिति तो ख़राब हो ही गई थी और फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी हो गई थी। तो फ्रांसीसी भी अब धीरे धीरे, क्योंकि स्थिति अच्छी होने के कारण एक मूल कारण ये भी था कि उन्होंने मुजफ्फर जंग को भी अपना हैदराबाद का नवाब बना दिया और चंदा साहब को भी कर्नाटक का नवाब बना दिया, ठीक है। अब आते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव। अब इतना कुछ होते हुए ब्रिटिश की स्थिति तो पूरा ख़राब हो गई। तब फिर रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, जो कि खतरनाक एंट्री, और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया और उन्होंने छापामार युद्ध स्टार्ट किया, ठीक है। छापामार युद्ध स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि छापामार युद्ध, आप लोग समझते होंगे छापामार युद्ध क्या होता है, कि बिना बोले डायरेक्ट उस जगह पहुंच जाना और सबका सफाया कर देना। तो इसी से ही छापामार युद्ध कहते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव छापामार युद्ध से मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली अनबरुद्दीन का बेटा था, ठीक है। अनबरुद्दीन को वहाँ से बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाला और चंदा साहब की हत्या कर दी, ठीक है, चंदा साहब की हत्या कर दी, जो क्योंकि चंदा साहब क्या था, तो कर्नाटक का नवाब बना हुआ था, और उसकी हत्या कर दी और मोहम्मद अली को वहाँ से निकाल लिया। और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को भी मार दिया, क्योंकि मुजफ्फर जंग को किसने बनाया था, तो फ्रांसीसी ने बनाया था, और चंदा साहब को, दोनों को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। और इससे डुप्ले की स्थिति पूरा ख़राब हो गई, ठीक है, डुप्ले की स्थिति पूरा ख़राब हो गई और कहीं न कहीं डुप्ले की एक तरह से हार हो गई फ्रांसीसियों की। इस प्रकार फिर डुप्ले पर फ्रांस से बहुत अत्यधिक दबाव होने के कारण और उसकी इस नाकामी के कारण डुप्ले को फिर वापस 1754 में फ्रांस बुला लिया गया, जो कि फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। डुप्ले को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डुप्ले को बुला लिया। फिर गोडेहू को भेजा, और गोडेहू को भेजने के बाद एक संधि हुई, जो कि इस संधि के तहत पुदुचेरी की संधि, ठीक है, क्योंकि 1755 में हुआ, ठीक है, पुदुचेरी की संधि। और इस संधि के तहत फिर क्या हुआ, युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है। इस संधि के तहत कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति हो गई। पहला एक्सला-सेपल की संधि, ठीक है, 1748 में, और दूसरा 1755 में पुदुचेरी की संधि के तहत कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। ये दोनों युद्ध का संधि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस संधि को भी याद रखिएगा, ठीक है। और चंदा साहब की हत्या तो तंजौर के शासक ने की थी और ब्रिटिश की सहायता से। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध कैसे हुआ कि अब ये 7 वर्षीय युद्ध था, ठीक है, ये लगातार 7 वर्ष तक युद्ध चला था। 1758 से 1763 तक चला था। ये बहुत अच्छा, काफ़ी लंबा संघर्ष था और ये युद्ध काफ़ी लंबा चला था, और ये भी युद्ध था यूरोपीय कारण था, ठीक है। अब देखिए, काउंट डी लाली उस समय का गवर्नर था, और काउंट डी लाली ने 1758 में मद्रास पर हमला कर दिया और अंग्रेज किला सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, ठीक है। काउंट डी लाली एक फ्रांसीसी गवर्नर था। इन्होंने क्या किया कि 1758 में मद्रास पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद अंग्रेज के किला सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और बुस्सी को क्या किया इन्होंने, जो कि फ्रांसीसी ये सेनानायक थे, इन्होंने बुस्सी को हैदराबाद से फिर पांडिचेरी भेज दिया कि जाओ, अब हम यहाँ पर संभाल लेंगे, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसे नहीं भेजना चाहिए था। तो इन्होंने भेजा, फिर पांडिचेरी भेज दिया। उसके बाद और यह एक मेन कारण था कि उन्होंने अंग्रेज के किला पर अधिकार किया। फिर दूसरा तत्कालीन कारण क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, बंगाल स्थित चंद्रनगर एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, चंद्रनगर पर वो अधिकार करना चाहते थे, ठीक है, चंद्रनगर पर अधिकार करना चाहते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और दूसरा बात कि 1757 में फ्रांसीसी फैक्ट्री, जितना भी फैक्ट्री था, चंद्रनगर में था, बालासोर में था, पटना में था, तो यहाँ सब पर इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया। अब आते हैं कि
सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध हुआ, जो कि इस युद्ध में फ्रांसीसी की बुरी तरह से हार हुई और इस हार के बाद फ्रांसीसी लगभग में यहाँ से अपना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। व्यापार कर सकते थे लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, ठीक है। तो फिर वांडीवास का युद्ध हुआ और वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ और जिसमें एक फ्रांसीसी की हार हुई और इस हार के बाद फ्रांसीसी कभी हिम्मत नहीं कर सके, ठीक है। और फिर 1761 में पांडिचेरी पर अधिकार कर बुस्सी 1761 में, जब कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का उधर तो तीसरा युद्ध चल ही रहा था और इधर भी युद्ध चल रहा था, ठीक है, इधर भी युद्ध चल रहा था। फिर पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, फिर बुस्सी एवं लाली को, ठीक है, बुस्सी भी जो कि सेनानायक था, गवर्नर था, और लाली को भी, दोनों को कैद करके फ्रांस भेजा गया और फ्रांसीसी सरकार पर इतना ज़्यादा दबाव था कि इस दबाव में आकर के लाली को 1766 में मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। इतना, और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा ही मृत्यु दंड की सज़ा दी गई, इतना ज़्यादा प्रेशर था। फिर 1763 में पेरिस की एक संधि हुई और इस संधि के तहत फ्रांसीसी क्षेत्र जो ब्रिटिश के द्वारा जीता गया था उसे वापस कर दिया। उसके बाद इस पेरिस की संधि के तहत कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो गया, ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो गया। फिर 1947 में फिर इसके बाद कोई युद्ध भी नहीं हुआ क्योंकि युद्ध करने लायक फ्रांसीसी अब रहे ही नहीं, ठीक है। अब 1947 में भारत छोड़ने पर मसूलीपट्टनम, सूरत, जो कि फ्रांसीसी के क्षेत्र में थे, उसे वो भारत अपने क्षेत्र में ले लिया और अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। क्षेत्र तो भारत का था ही लेकिन अधिकार फिलहाल भारत का नहीं था, लेकिन भारत उसे अपने अधिकार में ले लिया। और 1950 में चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल में है उसे भी अपने क्षेत्र में अपने अधिकार में भारत ने वापस ले लिया। फिर उसका देखिए अब इसके पतन का क्या कारण था। सब तो ठीक है लेकिन पतन का क्या कारण था, ब्रिटिश इतना क्यों चमक गए और फ्रांसीसी इतना क्यों कम हो गए। तो इसका मुख्य एक तो कारण है, ठीक है, कारण तो ऐसे ज़्यादा है लेकिन मुख्य कारण क्या है, यह एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी वो सब कुछ पूछने उछने के बाद ही कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या था कि ब्रिटिश लोग का अधिकार बंगाल पर था और बंगाल पैसा के मामले में सबसे अधिक संपन्न राज्य था और इस कारण से कि ब्रिटिश के पास अत्यधिक धन थे और ये फ्रांस के पास दक्षिण भारत का क्षेत्र था जो कि वहाँ पर धन का उतना ज़्यादा सोर्स नहीं था, इसलिए एक तरह से एक धन की कमी भी मान सकते हैं और सरकारी कंपनी का हस्तक्षेप भी मान सकते हैं। और फ्रांसीसी हमेशा युद्ध में ही उलझा रहा जिस कारण की प्रॉफिट तो पर और उसका व्यापार पर उतना ध्यान नहीं था, युद्ध पर ही ज़्यादा ध्यान था। तो इस कारण से उसका ये पतन का भी कारण रहा, ठीक है, और धन की कमी तो था ही, ठीक है। तो इस तरह से कर्नाटक युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और इस प्रकार फ्रांसीसी का यहाँ से हमेशा के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो गया और राजनीतिक दिलचस्पी भी खत्म हो गई, ठीक है। तो कर्नाटक का ये पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों और ये सब कुछ होने आप लोगों को ये वीडियो कितना हद तक समझ में आया और क्या आप लोग को इस वीडियो में कमी दिखी, आप लोग उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।